दोस्तों कैसे हैं आप सभी दोस्तों। सीक्रेट घर जमाई कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं सुकून एफएम चैनल। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें। एक प्यारा सा कमेंट करके हमें बताएं कि कहानी कैसी लग रही है। आप लोग कौन सी जगह से कहानी को देखते हैं। चलिए आज के 183वें एपिसोड में मैं मनदीप आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। शुरू करते हैं कहानी। वेम्पायर नाइट के साथ आए हुई आकाश बख्शी छिपकली भी मारी जा चुकी थी। अब खतरा वेम्पायर नाइट को भी था। वेम्पायर नाइट का चेहरा बड़ा नाटकीय रूप से बदलता जा रहा था। उसकी आंखें डर से भर गई थी क्योंकि उसके ठीक सामने एक व्यक्ति खड़ा था और वो समर था। समर को देखते ही वेम्पायर नाइट का चेहरा भय से भर गया। उसने घबराकर मन में कहा, ये क्या हुआ? समर मेरे सामने कब आ गया? मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? समर की स्पीड उससे कहीं ज्यादा थी। तभी समर ने हल्के से मुस्कुरा कर पूछा, वेम्पायर नाइट तुम कहाँ जा रही हो? उसकी बात सुनते ही वेम्पायर नाइट का चेहरा उदास हो गया। वहीं दूसरी दिशा में भागने की फिराक में दूसरी खिड़की की तरफ भागा। हालांकि जब वो खिड़की के पास गया तो समर फिर से उसके सामने आ गया और उसे रोक दिया। समर एक ऐसे देवता की तरह जा रहा था जो फ्यूचर बता रहा था। वेम्पायर नाइट ने निराश होकर उससे पूछा, समर क्या तुम मुझे जाने दे सकते हो? उसकी बात सुनकर समर जोर से हंसकर बोला, वैम्पायर नाइट तुम मेरे दुश्मन हो? क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? क्या तुम्हारा दिमाग जम गया है? समर की आंखों में नफरत भर गई थी। उसकी बात सुनकर और उसकी नफरत भरी आंखें देखकर वैम्पायर नाइट का चेहरा लाल हो गया। वो जानता था कि वो समर का मुकाबला नहीं कर सकता है। वैम्पायर नाइट ने कहा, समर हालांकि मैं यहाँ तुम्हारी पत्नी को किडनैप करने आया था, लेकिन कर तो नहीं पाया। चलो एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते। उसकी ये बकवास सुनकर समर ने बिना एक शब्द कहे अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर वैम्पायर के चेहरे पर तमाचा जड़ दिया। उसका दाहिना गाल सूज गया था। पांचों निशान उंगलियों के उसके चेहरे पर छप गए। पीछे से वेस्टर्न आत्म साधकों ने यह दृश्य देखा और सब स्तब्ध रह गए। वैम्पायरों का किंग जो वेस्ट में अजय था अब समर के हाथों थप्पड़ खा रहा था। वैम्पायर नाइट आक्रोश भरे चेहरे के साथ चिल्लाकर बोला, समर तुम कमीने हो। तुमने मेरे चेहरे पर मारने की हिम्मत की? लेकिन आगे से समर ने ठंडे मुस्कान के साथ उससे कहा, वेम्पायर नाइट मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं। बताओ इस बार कितने वेस्टर्न आत्म साधक इंडिया आए हैं? वेम्पायर नाइट ने सिर हिलाकर कहा, तुम सपने देखते रहो, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। उसकी बात सुनकर समर ने गुस्से में घूर कर कहा, वेरी गुड, चलो मैं देखना चाहता हूं कि तुम्हारा मुंह कितना सख्त है। समर ने फिर से दाहिना हाथ बढ़ा दिया और गाल पर एक और थप्पड़ दे मारा। समर ने लगातार थप्पड़ मारना जारी रखा। फिर दूसरे गाल पर उसके दोनों गाल सुजा दिए। उसके दांत भी कुछ टूटे हुए थे। 100 से ज्यादा बार थप्पड़ खाने के बाद उसके आधे दांत निकल गए थे। वो बयान नहीं कर सकता था कि वो कितना दुखी होगा। इसके बाद समर ने उसकी गर्दन पकड़ ली। ठंडे स्वर में पूछा, वैम्पायर नाइट मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इस बार वेस्टर्न दुनिया के आत्म साधक कितने लोग आए थे? वैम्पायर नाइट अब इस हालात में नहीं था कि कुछ बोल सकता था। समर की आंखें अभी भी उसी को घूर रही थी। उसकी हालात देखकर समर ने मुस्कुरा कर कहा, सो कि तुम बात नहीं करना चाहते तो मैं तुम्हें बात करने के लायक छोड़ूंगा ही नहीं, इसलिए मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसी समय काले पीले ने आगे निकलकर समर को रोक कर कहा, समर धीरज रखो, उसे मत मारो। उसकी बात सुनकर समर ने कंफ्यूज होकर पूछा, पीले तुम मुझे इस कमीने को मारने से क्यों रोक रहे हो? काले पीले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हमें वेस्टर्न आत्मसाधकों के बारे में कुछ नहीं पता। इस बार वे पूरी ताकत से हमला कर रहे हैं। हमें उनके बारे में कुछ जानकारी हासिल करनी है, वरना हमें नुकसान होगा। समर ने सिर हिलाया और वैम्पायर नाइट की गर्दन तोड़ दी। फिर काले पिल्ले से कहा, पिल्ले हम उसे जाने दे सकते हैं, लेकिन फिर भी वो हमें कुछ नहीं बताएगा। हम क्या करें? ब्लैक पप्पी ने आंखें घुमाकर कहा, समर क्या तुम भूल गए? तुम्हारे पास शैडो किंग आंखें हैं जिससे तुम किसी के भी आत्मा को कंट्रोल कर सकते हो। तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो यार? उसकी बात सुनकर समर ने अपने माथे पर थपकी देकर कहा, ओह ठीक है, मैं इतनी जरूरी चीज कैसे भूल गया। इसके बाद समर ने मुड़कर वैम्पायर नाइट को देखा। अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को जगाकर उसकी आंखें लाल रोशनी से चमक उठी।
वो शैडो देवता की आंखों जैसा लग रही थी। वैम्पायर नाइट समर की आंखों में घूरता रहा, अनजाने में उसकी एक तरफ खींचा चला गया। अपनी आत्मा की सारी चेतना खो दी। जब वह पूरी तरह से कंट्रोल में हो गया, समर ने उससे पूछा, वैम्पायर नाइट बताओ, वेस्टर्न आत्म साधकों की दुनिया में इस बार कितने आदमी इंडिया आए हैं और उनमें से सबसे पावरफुल कौन है? वैम्पायर नाइट ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, वेस्टर्न आत्म साधक की दुनिया में इस बार 10,000 लोग आए हैं। उनके नेता आकाश देवता दूत निकोलस, सूर्य देवता दूत एम्स सेराफ, 3 आंखों वाला राक्षस और 4 पंजों वाला काला ड्रैगन है। उसकी बात सुनकर समर और पप्पी एक दूसरे को देखने लगे। दोनों ने एक दूसरे की आंखों में सम्मान भरी नजर देखी। समर ने वैम्पायर नाइट के दिमाग को कंट्रोल करना जारी रखा और उससे पूछा, मुझे बताओ, आकाश देवता दूत और सूर्य देवता दूत कहाँ है? वैम्पायर नाइट ने तुरंत उसकी बात का जवाब देकर कहा, आकाश देवता दूत मैक्लोडगंज पर्वत पर गया है, वहीं सूर्य देवता दूत ड्रैगन टाइगर पर्वत पर गया है। बाकी लोग या तो फेमस स्थलों या फिर इंडिया के फेमस सेक्टरों के स्थानों की तरफ गए हैं। इस बार हमारा लक्ष्य है इंडियन आत्म साधकों का वध करना, यहाँ मिलने वाले सभी उपयोगी संसाधनों को जब्त करना है। उसकी बात सुनकर समर के सीने में क्रोध की चिंगारी भड़क उठी। वैम्पायर नाइट ने मनचाही जानकारी इकट्ठा करने के बाद समर की आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट आ गया। वो इस आदमी को मारकर इंडियन आत्म साधकों की मौत का बदला लेना चाहता था। अपने दाहिने हाथ के जोरदार दबाव के साथ समर ने वैम्पायर नाइट की गर्दन तोड़ दी। वैम्पायर नाइट का शरीर जमीन पर गिर पड़ा और वो लॉर्ड रुथवेन मर गया था। यह सब देखकर वैम्पायर नाइट के पीछे खड़े दर्जनों वेस्टर्न आत्म साधक भय से कांप उठे। उनमें से एक ने चिल्लाकर कहा, अरे वैम्पायर नाइट मर चुका है, सब लोग भाग चलो। वो भागने की कोशिश करने लगे। उनकी संख्या कुछ दर्जन थी। वो समर का ध्यान भटकाने की भी कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी समर ने जमीन पर पैर पटका, खुद को हवा में उछाला और एक बवंडर की तरह वो विला के मैदानों के चारों ओर एक घेरे में दौड़ा। जैसे ही वो उनके पास से भागा, समर ने अपनी फायर एम्पर तलवार घुमाई और उनके गले काट दिए। पलक झपकते ही दर्जनों वैष्णव आत्म साधक लाशों के ढेर में तब्दील हो गई। ये दृश्य बेहद खौफनाक था। उसको देखकर समर मुस्कुराया। जमीन पर बिखरे लाशों पर नजर डाले बिना वो कियारा की तरफ चल पड़ा। उसने कियारा को अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद करके चिंतित होकर पूछा, हनी क्या तुम ठीक हो? उसको देखकर कियारा भावुक हो गई। उसने उत्साह से समर के गले लगाकर बोला, जान, मुझे लगा था कि तुम कभी नहीं आओगे, मैं तुम्हें नहीं देख पाऊंगी। समर ने कियारा के चेहरे पर आंसू पोंछकर कहा, चिंता मत करो हनी, मैं ठीक हूं। तभी काला पिल्ला अपनी पूंछ हिलाकर उन दोनों के पास आया और बोला, मुझे नूडल्स चाहिए। कियारा काले पिल्ले को ऐसे बोलता देखकर उछल पड़ी। उसने उसे पहले कभी बोलते नहीं सुना था। उसकी आंखें हैरानी से भर गई। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। वहीं काला पिल्ला असहज खड़ा रहा। तभी समर ने कियारा को समझा कर कहा, हनी, ये काला पिल्ला ईश्वरी जानवर है। ये बड़ा चालाक है और ये बोल भी सकता था। इसलिए इसे डर था कि अगर तुम इसको बोलता देखोगी तो डर जाओगी। ये पहले इसलिए नहीं बोला था और ये इस बार शायद एक्साइटमेंट में ये बात ही भूल गया। उसकी बात सुनकर कियारा ने सिर हिलाया। उसने आत्म साधकों की दुनिया में कई अजीबोगरीब चीज देख ली। वो अब एक बोलने वाला कुत्ता भी उसे नॉर्मल लगने लगा था। तभी कियारा ने बहते हुए विला को देखकर कहा, अरे घर तो बिल्कुल खंडर हो गया, हम खाना कैसे बनाएं? मुझे लगता है कि हमें बाहर ही खाना पड़ेगा। कियारा के बात सुनते ही समर कियारा को लेकर खंडर हो चुके विला से बाहर निकला। अपने मोबाइल फोन निकालकर गौरव वर्मा का नंबर डायल कर दिया। जैसे ही गौरव ने फोन उठाया, उसने मुस्कुरा कर कहा, गौरव वर्मा, मैं समर बोल रहा हूँ। निपानिया पैलेस नंबर 13 डैमेज हो गया। उसकी मरम्मत के लिए कुछ लोगों को भेज देना और मेरे लिए रिव्यूअर रेस्टोरेंट में एक टेबल लगा दो। मैं वहीं खाना खाने आ रहा हूँ। दूसरी तरफ से गौरव वर्मा ने फोन पर खुश होकर कहा, समर भाई, आपने बहुत समय बाद अपने भाई को याद किया। मुझे खुशी हुई। आपको अभी भी याद हूँ। मैं आपकी कही हुई बात पर तुरंत काम पर लगता हूँ। समर ने फोन रख दिया। फिर कियारा और बाकी लोगों को विला से बाहर ले गया। जैसे वो रेस्टोरेंट जाने वाले थे, आकाश बख्शी साहब तेजी से रेंगता हुआ आया और उसने अपनी पूंछ बढ़ाकर समर को एक तमाचा जड़ दिया। समर ने अपनी भौहें सिकोड़ दी। उसकी आंखों में नाराजगी थी। उसने गुस्से में कहा, बदबूदार सांप, तुम मुझे क्यों मार रहे हो? क्या तुम पिटना चाहते हो? सांपों ने कोई जवाब नहीं दिया।
फिर उसने अपनी पूंछ उठाई और समर के सिर पर एक और वार कर दिया। समर चिढ़ गया। तुम्हें इसमें मजा आ रहा है ना? तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें सच में नहीं मारूंगा? समर को उम्मीद नहीं थी। सांप फिर से पूंछ घुमाएगा और फिर थप्पड़ मारते ही मुड़कर भाग जाएगा। समर आकाश बख्शी सांप का पीछा करके चिल्लाकर बोला, रुको सांप, देखो जब मैं तुम्हें पकड़ लूंगा तुम्हारे साथ क्या करूंगा। वो सांप के पीछे भाग रहा था। जैसे वह गली में पहुंचा सांप रुक गया। उसको देखकर सांप ने चिल्लाकर कहा, बदबूदार सांप, तुमने दौड़ना क्यों बंद कर दिया? क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं तुम्हें सबक सिखाऊं? सांप ने आंख घुमाकर कहा, अब इसे छोड़ दो, मुझे सबक सिखाओ। क्या तुम भूल गए कि हम तुम्हारी बेटी को बचाने आए थे? अब तो तुम्हें कियारा के साथ खाना खाने का समय मिल गया और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो। उसकी बात सुनते ही समर की भौहें सिकुड़ गई। उसने धीरे से बदबूदा कर कहा, ओह, मैं कियारा को बचाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि नन्ही सुमो के बारे में कैसे भूल गया। तभी सांप ने उदास होकर कहा, अब तुम्हें पता चला कि मैंने तुम्हें क्यों मारा। तुम्हें अपने प्रभाव में लाना था। अगर मैंने कियारा के सामने ऐसा कहा होगा तो वो जलने लगती। समर ने सिर हिलाकर कहा, खैर किसने सोचा था कि तुम इतना ध्यान रखोगे स्नैकी। तुमने मेरी मदद की, अगली बार मैं तुम्हें इनाम देना याद रखूंगा। इसके बाद समर और सांप कियारा के पास लौट गए। समर ने कियारा से माफी मांगकर कहा, हनी, मुझे कुछ काम निपटाना है, मैं बाद में तुम्हारे साथ खाना खाने आऊंगा, ठीक है? कियारा की बात समझकर सिर हिलाकर बोली, जरूर जान, वेस्टर्न वर्ल्ड इंडिया पर हमला कर रहा है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो जल्दी जाओ। तभी पीछे से फूल परी ने कहा, समर, मैं भी कियारा के साथ नहीं जा सकती। मुझे जल्दी से घर आना है, देखना है कि 100 फ्लावर सेट की हालात क्या है। शिवांगी ने कहा, समर, मुझे भी फायर एम्पर सेट वापस जाना पड़ेगा। समर ने उन दोनों को जाने दिया और उनसे वादा लिया कि कोई भी घटना होने पर वो तुरंत उन्हें सूचित करेगी। फूल परी और शिवांगी के जाने के बाद समर ने शैडो ग्रुप टीम और बाकी लोगों को कियारा की रक्षा करने के लिए छोड़ दिया। खुद काले पिल्ले और आकाश बख्शी सांप के साथ हॉस्पिटल की तरफ चल पड़ा। समर की असाधारण गति से वो जल्द ही हॉस्पिटल पहुंच गए। पहुंचते ही समर के चेहरे के भाव बदल गए। हॉस्पिटल के ऊपर आकाश में शैतानी एनर्जी का एक काला बादल छा गया था। उस शैतान एनर्जी को देखकर ही काले पिल्ले ने भौहें सिकोड़ कर कहा, ओह, शैतानी आत्म साधक यहाँ भी आ गए। उसके बाद सुनकर समर ने दृढ़ता से कहा, चलो अंदर चलते हैं। जब हमारा सामना शैतानी आत्म साधकों से हो तो संकोच न करना, उन सबको मार डालना। इसके बाद समर ने एंट्री गेट पर खड़े 2 शैतानी आत्म साधकों को बिना शब्द कहे एक बार में मार दिया। उसके बाद समर ने उन दोनों से कहा, जल्दी से अंदर जाओ, पायल और बच्ची को ढूंढो। और यह कहकर समर जल्दी से हॉस्पिटल के अंदर दौड़ा। अंदर पायल के कमरे में पायल, हिमांशी, भाग्य की बिल्ली और पारुल बच्चे के चारों तरफ एक सुरक्षा घेरे बनाए खड़ी थी। वह दरवाजे पर खड़े आदमियों को देख रही थी। उन आदमियों का बॉस, जो 7.5 फुट का था, सिर पर सींग और माथे पर तीसरी आंख वाला, वेस्टर्न आत्म साधकों की दुनिया का कुख्यात 3 आंखों वाला शैतान था। 3 आंखों वाले शैतान ने पायल को घूर कर कहा, अरे जाने मन, तुम्हारा शरीर तो खास है, मुझे एक विकसित शरीर की बदबू आ रही है, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? पायल ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारे साथ क्यों आऊं? तुम हो कौन? दरवाजे पर खड़े 3 वाले राक्षस ने दोनों को लालच भरा आंखों से देखा और तभी एक गोरा आत्म साधक, जो शैतानी तकनीकों की प्रैक्टिस करता था, 3 आंखों वाले शैतान के पास चला गया। उसने 3 आंखों वाले शैतान से रिक्वेस्ट करके कहा, भगवान त्रिनेत्र, मैं आपके लिए बाईं तरफ वाली लड़की को पकड़ कर लाता हूँ। और यह कहकर वो गोरा आत्म साधक पायल की तरफ बढ़ा। तभी पारुल पीछे से निकलकर पायल के सामने खड़ी हो गई। अपनी लाइफ एनर्जी से एक विशाल हथेली बनाकर उस पर झपटा मारने लगी। उनके इस हमले को देखकर गोरे आत्म साधक ने जोर से हंसकर कहा, ओह अकड़ू बेवकूफ। उसने अपना दाहिना पंच घुमाया और पारुल के लाइफ एलिमेंट को चकनाचूर कर दिया। पारुल मुंह भर खून थूक कर पीछे की तरफ उछल गई और बुरी तरह घायल थी। तभी उस गोरे आत्म साधक ने जोर से हंसकर कहा, तुम इंडिया से आए हुए कूड़ेदान हो, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। यह कहकर पायल की तरफ घूमते बोला, सुंदरी, तुम मेरे साथ क्यों नहीं आती? यह कहकर वो पायल की तरफ फिर बढ़ने लगा। जैसे ही गोरा आत्म साधक पायल का हाथ पकड़ने की तैयारी करने लगा, भागा की बिल्ली जमीन से उछल पड़ी। उसने अपने पंजों से गोरे आत्म साधक की बाह पर वार कर दिया, जिसे 5 निशान रह गए। तभी गोरे आत्म साधक ने आगे से एक पंच भागा की बिल्ली की तरफ घुमा दिया, लेकिन बिल्ली ने फिर से पंजे घुमाए, जिससे आत्म साधक के पंजे पर एक गहरा घाव हो गया और उसकी हड्डियां दिखाई देने लगी। तभी अपनी पूंछ हिलाकर भागे की बिल्ली ने गोरे आत्म साधक के शरीर पर एक जोरदार तमाचा दे मारा, जिससे वो चलकर दीवार से जा टकराया और घायल हो गया। ये सब देखकर
तीन आंखों वाले शैतान की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने गुस्से में कहा, ओह, मुझे अब पता चल गया कि तुम कौन हो। तुम तो वैष्णव आत्म साधना की दुनिया से आई भाग्य की बिल्ली हो। उसकी बात सुनकर भाग्य की बिल्ली ने कहा, चतुर हो तुमने वास्तव में मुझे पहचान लिया। तभी तीन आंखों वाला शैतान नाराज हो गया था। उसने नाराजगी भरे स्वर में कहा, तुम वैष्णव दुनिया से आई के ईश्वरीय जानवर हो, और तुम इंडिया के आत्म साधकों की मदद क्यों कर रही हो? बिल्ली ने कहा, अब समर मेरा मास्टर है, बेशक मुझे उसकी मदद करनी होगी। उसकी बात सुनकर तीन आंखों वाला शैतान शांत हो गया। उसकी आंखें ठंडी थी और उसने अपना दाहिना पंच घुमाया, जो एक विशाल काले पंच में बदल गया। जबरदस्त शैतान एनर्जी के साथ भागे की बिल्ली की तरफ झपटा। भागे की बिल्ली का शरीर उड़ गया। उसका मुंह खून से भर गया। तीन आंखों वाले राक्षस का वार इतना पावरफुल था कि बिल्ली उसका सामना नहीं कर पाई। उसके बाद तीन आंखों वाले शैतान ने पायल को देखकर कहा, जाने मन, बेहतर होगा कि तुम मेरे साथ आ जाओ। तभी पीछे से गुस्से भरी आवाज आई, तुम बदसूरत मोंटेस्ट्रा। यह आवाज उस सुनकर तीन आंखों वाला शैतान पलट गया। उसने देखा कि समर बाहर से अंदर आ रहा था। उसने उस तीन आंखों वाले शैतान को घूर कर कहा, तुम वेस्टर्न दुनिया के सेल्फ कल्टिवेटर की बदसूरत चीज हो। तो मुझे सच में बड़े घिनौने लगे। तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड को धमकाना चाहते हो? तीन आंखों वाले शैतान ने ठंडे चेहरे से समर को घूर कर कहा, बच्चे तुम कौन हो? तुमने मेरा मजाक उड़ाने की हिम्मत कैसे की? आगे से समर ने मुस्कुरा कर कहा, मैं तुम्हारा बाप हूं, समर। उसकी ये इंसल्टिंग भरी बात सुनकर तीन आंखों वाले शैतान का चेहरा गुस्से से भर गया। लेकिन समर ने उसे पूरी तरह इग्नोर करके जल्दी से पायल के पास पहुंच गए। उसने पायल से पूछा, पायल, क्या तुम ठीक हो? कहीं इस बदसूरत चीज ने तुम्हें कोई चोट तो नहीं पहुंचाई? पायल ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, लेकिन पारुल और भाग्य की बिल्ली को चोट लगी है। ये कहकर चिंता भरी आंखों से उन दोनों को देखा। उसकी दूसरों के लिए चिंता देखकर समर हल्के से मुस्कुराया और उसने प्यार भरे स्वर में कहा, चिंता मत करो जान, मैं अभी जाकर उन्हें 1 मिनट में ठीक कर दूंगा। वहीं समर और पायल के बीच बातचीत देखकर तीन आंखों वाले शैतान को अपमानित महसूस हुआ। उसने गुस्से में अपने सब ऑर्डिनेट की तरफ मुड़कर चिल्लाकर कहा, तुम सब लोग यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? जाओ और उसे मार डालो। उसकी बात सुनते ही लगभग 1 दर्जन आत्मसाधकों ने समर की तरफ अपने पंच घुमाए। उनके हमलों को देखकर ही आगे से समर ने अपनी फायर एम्परर तलवार निकाल ली और अपने सामने एक चाप खींचा, जिससे आत्मसाधकों की गर्दन में एक खूनी छेद हो गया। अगले ही पल उन सभी की मौत हो गई। समर की यह ताकत देखकर तीन आंखों वाला शैतान का चेहरा उतर गया। उसने सभी मातम पलक झपकते ही मारे गए और तीन आंखों वाले शैतान ने समर पर नजर रख के कहा, तुम कौन हो और मुझे अपना नाम बताओ। समर ने ठंडी मुस्कान के साथ उसकी बात का जवाब देकर कहा, ओह, मैंने अभी कहा था ना, क्या तुम भूल गए हो? चलो मैं दोबारा बता देता हूँ, मैं तुम्हारा बाप हूँ, समर भारद्वाज। उसकी बात सुनते ही तीन आंखों वाले शैतान का चेहरा गुस्से से भर गया। उसने चिल्लाकर कहा, तुमने टाइगर ग्रुप में मेरे दोस्त ऑगस्टिस को मार डाला, आज मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ये कहकर तीन आंखों वाला शैतान समर की ओर बढ़ गया। उसके हर कदम पर जमीन में एक बड़ा सा गड्ढा दिखाई दे रहा था। वहीं समर की आंखों में ठंडी रोशनी थी। ये शापित शैतान हॉस्पिटल के कमरे में लड़ने का इरादा रखता था, जहां पायल, हिमांशी और बच्चा था। समर जानता था कि उसे तीन आंखों वाले शैतान को एक ही वार में मारना पड़ेगा, नहीं तो ऐसी तबाही होगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। समर ने जानलेवा नजरों से उसको घूर कर कहा, तीन आंखों वाले शैतान, क्योंकि तुम्हारी मौत की इच्छा है तो मैं जरूर पूरा करूंगा। तीन आंखों वाले शैतान ने मजाक करके कहा, मुझे एक ही वार में मार डालोगे? वो राक्षसों का एम्परर था। वो आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के चौथे स्टेज का फाइटर था। वो समर से बिल्कुल भी नहीं डर रहा था। वहीं उसका यह मजाकिया लहजा सुनकर समर भी मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि उसे अपनी तलवार या पंचों पर निर्भर नहीं रहना, उसे गोल्डन ज्वाला का इस्तेमाल करना ही होगा। समर ने अपनी गोल्डन ज्वाला एक्टिवेट कर ली। लपटें सीधे उसके हाथों पर प्रकट हुई। उसकी उंगलियों से नाच करने लगी। समर ने अपनी दाहिनी तर्जनी उंगली आगे बढ़ाकर कहा, तीन आंखों वाले शैतान, अब तुम मर सकते हो। वो ये कहते ही गोल्डन ज्वाला बिजली की तरह भड़क उठी। ज्वालामुखी विस्फोट की तरह पल भर में तीन आंखों वाले शैतान पर टूट पड़ा। गोल्डन ज्वाला उसके शरीर पर पड़ते ही जलने लगी। तीन आंखों वाले राक्षस का चेहरा बदल गया। उसे
चुभन महसूस हुई। 3 आंखों वाले राक्षस ने एक दर्द भरी चीख मारी और जब गोल्डन ज्वाला उसके पैर, त्वचा, स्नायु, हड्डियों को जलाकर राख कर दिया, उसकी चीख धीरे धीरे कमजोर होती गई और आखिरकार वो पूरी तरह से गायब हो गया। उसका शरीर राख के ढेर में तब्दील हो चुका था। उसको ऐसे खत्म होता देखकर पारुल और भाग्य की बिल्ली, जिनकी आंखें अविश्वास से चौड़ी हो गई थी, वह बिल्कुल स्तब्ध रह गई। उनके लिए लगभग अजय थ्रेड आई फेल समर के सामने एक ही वार में अब ढेर हो चुका था। वहीं समर की ताकत देखकर पायल ने थोड़ा हैरान होकर कहा, समर, तुम तो पहले से भी स्ट्रोंग हो गए हो। हिमांशी ने भी आगे आकर उसकी तारीफ करके कहा, जीजू, आप तो कमाल के फाइटर हैं। उसकी तारीफ सुनकर समर मुस्कुराया, लेकिन अगले ही पल उसने जल्दी करके कहा, अब मेरी तारीफ करना बंद करो, जल्दी से मुझे बच्ची दिखाओ। उसकी यह बात सुनते ही पायल समर को बच्ची की तरफ खींच ले गई। बेहोश बच्ची को देखकर समर के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गई। बच्चे के सिर पर काले ताबीज चमक रहे थे। ये संत लेवल के ताबीज ग्रंथ थे। काला पिल्ला, आकाश बख्शी सांप, भाग्य की बिल्ली भी बच्चे की अब नॉर्मल अवस्था देखकर चिंतित थे। तभी समर ने काले पिल्ले से पूछा, पिल्ले, हम बच्चे के दिमाग में संत की आत्मा के टुकड़े को मारने के लिए फल का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं? काले पिल्ले ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, हमें पहले तो ये फल को शुद्ध करना पड़ेगा, फिर फल का रस निकालकर बच्चे को पिलाना पड़ेगा, फिर अपने काले सफेद चक्की के पत्थर से संत की आत्मा को पिघला देना है। उसकी बात को सुनकर समर ने तुरंत अपनी डायमेंशनल अंगूठी से फल निकाल लिया, लेकिन वो अपने लाइफ एलिमेंट के पावर से उसे पुरस्कृत करने में असमर्थ था। तभी फायर ड्रैगन आत्मा समर के मन में बोला, पर सिंह, संत फल एक ऐसा फल है जो किसी संत को मार सकता है। इसे पुरस्कृत करने के लिए संत की स्पिरिचुअल एनर्जी ही चाहिए। उसके बाद सुनकर समर ने आगे पूछा, तो फिर अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? मैं अब संत को कहां लेकर जाऊं? फायर ड्रैगन की आत्मा ने उसकी बात पर मुस्कुरा कर कहा, तो ये तो बहुत आसान है। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम डार्क नाइट एम्परर को भी अपनी मदद के लिए बुला सकते हो। उसे काले सफेद चक्की के पत्थर में मिला दो, हम पेरिसिंग संत फल को पुरस्कृत कर देंगे। उसके बाद सुनते ही समर ने डार्क नाइट एम्परर की मदद के लिए रिक्वेस्ट की। डार्क नाइट एम्परर भी तुरंत उसकी मदद करने के लिए मान गया। समर ने उन दोनों के प्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त की। उसके बाद उसने काले पिल्ले, भाग्य की बिल्ली, आकाश बख्शी सांप से कहा, पिल्ले, आकाश बख्शी सांप, बिल्ली, तुम लोग यहीं रहो और पायल और बच्चे की रक्षा करो। मैं अगले कमरे में जाकर फल को पुरस्कृत करूंगा। यह कहकर समर ने फल निकाल लिया और बगल वाले कमरे में चला गया। फिर अपने टेलीपैथी से दोनों सीनियर से बोला, सीनियर फायर ड्रैगन, सीनियर डार्क नाइट एम्परर, आप दोनों अब बाहर आ सकते हैं। तभी लाल रोशनी के एक किरण के साथ फायर ड्रैगन की आत्मा समर के दिमाग से भूत के रूप में उड़कर बाहर आ गई। डार्क नाइट एम्परर की आत्मा भी लंबी तलवार से उड़कर बाहर तैरने लगी। समर और उन दोनों ने मिलकर फल को घूरा। फल के सतह पर काले देवता ताबीज चमक रहे थे, जिनमें अपार पावर समाहित थी और ऐसी पावर जो किसी संत को भी नष्ट करने वाली थी। फल की सतह पर लिखा देवता ताबीज का स्क्रिप्ट टिमटिमाया, अचानक फूट पड़ा। भयभीत पावर के साथ सीधे आकाश की तरफ उछला, भागने की कोशिश करने लगा। पेरिसिंग संत फल अपना भाग्य समझ चुका था। तभी समर ने ठंडी आंखों से मुस्कुरा कर कहा, तुम्हें लगता है कि तुम भाग सकते हो, हैं? उसने अपनी एनर्जी को प्रवाहित कर दिया और काले सफेद चक्की के पत्थर की अपने मन से बाहर निकाला। संयुक्त एनर्जी सीधे फल में चली गई, जिससे सतह पर ताबीज के अक्षर परिष्कृत हुए। वो धीरे धीरे द्रव्य में बदलने लगा। फल ने पहले संघर्ष किया, लेकिन चक्की के दबाव में हार मान ली। उसके सतह पर लिखे ताबीज धुंधले पड़ने लगे थे। काले द्रव की हर एक बूंद में अपार संत लेवल पावर समाहित थी। वहां खड़े खड़े समर को लगा कि उसका शरीर टूटने लगा। उसकी त्वचा पर दरार भी आने लगी थी, लेकिन मॉर्टल बॉडी का उपयोग करके समर ने तरल की पावर को दबा दिया। उसने उसे नर्क के संत अमृत नाम दिया। समर ने सोचा कि वो इसका उपयोग अपने शरीर को मजबूत करने के लिए भी कर सकता है। वो फल के पास गया। उसके जाते ही फल ने निकलने वाली पावर उसने त्वचा को चीर डाला, जिससे अनगिनत घाव हो गए और उसका ताजा खून बहने लगा। समर को असहनीय दर्द हो रहा था, जैसे उसके शरीर को हजारों चाकुओं से चीर दिया गया हो। उसने दर्द सहकर चुपचाप अपने मॉडल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। अपनी पुरानी त्वचा उसकी गलने लगी। उसकी जगह पर नई गोल्डन त्वचा आने लगी। यह बदलाव उसकी त्वचा तक ही सीमित नहीं था। समर की मांसपेशियां, नस, हड्डियां पहले की तुलना में अधिक चमकदार होने लगी थी। समर को लगा कि उसका शरीर मजबूत हो रहा है, उसकी पावर बढ़ रही है। भले ही वो अभी भी आत्म हेवन एम्परर किंगडम लेवल के हाफ स्टेज पर था, लेकिन उसकी आक्रमण पावर अब उससे
लेवल से भी ज्यादा होने वाली थी। तभी डार्क नाइट एम्परर ने मुस्कुराकर कहा, छोटे, तुमने मॉडल बॉडी को सफलता मिला लिया है। अब जल्दी करो, काले तरल को पकड़ो और अपनी बेटी को बचाओ। उसके बाद सुनते ही समर ने गहरी सांस छोड़ी और गोल्डन एनर्जी की एक किरण छोड़ी, जिसने दीवार में एक बड़ा छेद कर दिया। उसकी आंखों से भी गोल्डन प्रकाश की दो किरणें निकली, जो मानो दो गोल्डन तलवारें थी। काफी देर के बाद समर ने अपनी आंखों की रोशनी याद आई और वो पेरिसिंग संत फल के पास चला गया। इसी बिंदु पर पेरिसिंग संत फल पूरी तरह से परिष्कृत हो चुका था। वो नरक के संत अमृत नामक काले द्रव्य में एक कटोरे में परिवर्तित हो गया, जिससे संत लेवल की एनर्जी आ रही थी। इसके बाद समर ने काले सफेद चक्की के पत्थर फायर ड्रैगन आत्मा को अपने मन में वापस खींच लिया। डार्क नाइट एम्परर भी अपनी लंबी तलवार में लौट गया। फिर समर कटोरे में अमृत लेकर उस कमरे में आया जहां पायल थी। समर ने दरवाजा खोला, कमरे के अंदर गया। पायल ने जैसे ही समर को देखा तो उसने पूछा, समर तुम वापस आ गए? क्या फल हमारी बेटी को बचाने के लिए तैयार है? उसकी बात के जवाब में समर ने कहा, मैं इसे शुद्ध करने में कामयाब हुआ। ये नरक का पवित्र अमृत है। उसकी बात सुनकर पायल ने एक्साइटेड होकर कहा, समर तो जल्दी करो ना, अमृत बच्ची को दे दो। समर तुरंत बच्चे के पास गया। उसके गाल काले पड़ चुके थे, पूरा शैतान एनर्जी से वो घिर गई थी। समर ने बच्ची को देखकर कहा, नन्ही सीमू, पापा का इंतजार करो, पापा अब तुम्हें बिल्कुल ठीक कर देंगे। ये कहकर समर ने बच्चे का छोटा सा मुंह खोला। कटोरा उसके मुंह तक ले गया और धीरे धीरे नरक का पवित्र अमृत उसके मुंह में उड़ेल दिया। अमृत ने बच्चे के शरीर में प्रवेश करके टेडपोल के आकार के गोल्डन देवता ताबीज स्क्रिप्ट के रूप में काली एनर्जी की एक पावरफुल लहर जारी कर दी, जिसमें पूर्ण विनाश की पावर थी। बच्चे के भीतर शैतानी संत की आत्मा, जो एक दुर्लभ व्यक्ति का रूप ले रही थी, प्रकाश की गोल्डन गेंद को निगलने की प्रक्रिया में थी। जैसे ही बच्ची सबसे बड़ा खतरे से घिरी, नरक का संत अमृत उसके शरीर में प्रवेश कर गया। ताबीज की एक श्रृंखला में रूपांतरित होकर उस छोटी काली डेडबॉल जैसी एनर्जी ने मिलकर एक विशाल शब्द बनाया, जिसका अर्थ नाश हो। वो संत की आत्मा पर टूट पड़ी। विशाल शब्द को देखकर संत की आत्मा को विनाशकारी पावर का अभाव महसूस हुई। उसके चेहरे पर भय का भाव आ गया। संत की आत्मा ने मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन पाया कि उसका शरीर वहीं पर फंस गया। ये विनाश के स्वर्गीय ताबीज थे, जिनमें दुनिया की किसी भी चीज को नष्ट करने की पावर थी। संत की आत्मा चीख पड़ी। उसने समर को एक स्पिरिचुअल तरंग भेजकर कहा, मैं आपसे विनती करती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। समर ने व्यंग करके कहा, कमीने, तुमने वास्तव में मेरी बेटे की आत्मा को मारने की कोशिश की। जब मैं तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा तो धूल का एक भी कण नहीं बचेगा। संत की आत्मा तेजी से क्षीण होती जा रही थी। उसके पैर टांगे पूरी तरह से गलकर शून्य में विलीन हो चुके थे। संत की आत्मा ने धमकी देकर कहा, समर, मेरा हाथ मत दबाओ। अगर तुम मुझे नहीं छोड़ोगे तो मैं अपनी आत्मा को प्रज्वलित कर दूंगा, उसे तुम्हारी बेटी के दिमाग में विस्फोट कर दूंगा और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। उसकी धमकी सुनकर समर के भी हाव भाव बदल गए। उसे पता था कि आत्मा का विस्फोट बच्चे के मन में उसको नष्ट कर देगा। तभी डार्क नाइट एम्परर ने समर को संदेश भेजा। उसने टेलीपैथी से कहा, समर, अपने काले सफेद मील स्टोन का इस्तेमाल करो। उसे दबाने के लिए अराजकता की पावर का इस्तेमाल करो। इसे तुम उसे आत्मविस्फोट करने में असमर्थ बना सकते हो। उसे पूरी तरह से मिटा दोगे। उसके बाद सुनकर समर ने तुरंत काले सफेद चक्की के पत्थर को पुकारने की कोशिश की, लेकिन वो प्रकट नहीं हुआ। इसके बाद समर ने फायर ड्रैगन आत्मा से रिक्वेस्ट करके कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, आप काले सफेद चक्की के पत्थर से संपर्क कर सकते हैं। जल्दी से उससे कहो कि वह संत की आत्मा को दबाने में मेरी मदद करे। लेकिन आगे से फायर ड्रैगन आत्मा ने समर को बताया कि चक्की का पत्थर अभी ये सौदा करने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि इससे उसकी आधी स्पिरिचुअल एनर्जी समाप्त हो जाएगी। समर ने रिक्वेस्ट करके फिर से कहा, सीनियर फायर ड्रैगन, उससे कहिए अगर वो मेरी बेटी को बचाने में मेरी मदद करेगा तो मैं उसकी कोई भी शर्त मानने के लिए तैयार हूँ। जो वो कहे मैं करूंगा, बस उसको इस बार मदद करने के लिए मना लीजिए। समर की बात सुनकर फायर ड्रैगन ने चक्की के पत्थर से बातचीत की। अंततः चक्की का पत्थर मान गया था। इसी समय उधर बच्चे के मन में संत की आत्मा आत्मदाह के लिए तैयार हो चुकी थी। बच्चे के सिर पर शैतानी एनर्जी की एक गहरी काली छाया चमकती दिखाई देने लगी। तभी समर के दिमाग में से काले सफेद चक्की पत्थर निकली। उसने बच्चे के मन में प्रवेश करके अपनी काली और सफेद प्रकाश की किरणें छोड़ दी। काली और सफेद किरणें संत की आत्मा पर चमकने लगी। उसे अपनी जगह पर जकड़ रही थी, उसे आगे बढ़ने से रोकने लगी। तभी संत की आत्मा ने चक्की के पत्थर को देखकर चीख कर कहा,
ओह, अराजकता का पत्र! ये स्वर्ग और पृथ्वी का पौराणिक महान खजाना है। काले सफेद चक्की ने संत की आत्मा को दबा दिया। नरक के संत अमृत से निकलने वाले ताले ताबीज उसके शरीर पर निकलते रहे। अंततः पूरी तरह से वो आत्मा भस्म हो गई, क्योंकि संत की आत्मा को दबाने के लिए उसकी आधी से ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी समाप्त हो चुकी थी। काला सफेद चक्की का पत्थर कमजोर होकर समर के मन में गहराई से विश्राम करने चला गया। इसके बाद समर ने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वापस ले ली। बच्चे के चेहरे और शरीर पर छाई हुई धुंध पूरी तरह से गायब हो गई थी। उसकी त्वचा का रंग काले नीले से वापस लाल होने लगा। तभी समर ने अपनी एनर्जी को बच्चे के शरीर में स्थानांतरित करना शुरू कर दिया। उस एनर्जी ने धीरे धीरे उसकी मांसपेशियां, शिरा, आत्मा और फिर से जीवित कर दिया। बच्चे की आंखें भी अभी बंद थी। तभी जब बच्चे ने कुछ देर के लिए आंखें नहीं खोली, पायल चिंतित होकर बोली, समर, नन्ही सिमू जाग क्यों नहीं रही? तभी हिमांशी ने कहा, बच्चे को नर्सरी राइम सुनना पसंद है, उसके लिए गाना गाओ प्लीज। जब वो तुम्हें सुनेगी तो जरूर जाग जाएगी। उसकी ये बात सुनते ही समर ने गाना गाना शुरू कर दिया, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। समर की आवाज सुनकर बच्चे की उंगली फड़कने लगी, उसकी पलकें कांपने लगी। बच्चे ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। उसके छोटे से मुंह से अस्पष्ट आवाजें निकल रही थी। बीच बीच में तारा की आवाज भी आ रही थी। उसको ऐसे जागता देखकर पायल की आंखों में आंसू बह निकले। उसने तुरंत बच्ची को गोद में उठा लिया। उसने बच्चे के चेहरे पर प्यार करके कहा, बेबी, आखिरकार तुम जाग गई। मम्मी तुम्हें लेकर बड़ी परेशान थी। बच्चे ने अपना नाजुक सा हाथ बढ़ाकर पायल के बालों की एक लट को छुआ और खुशी से खिलखिलाकर हंसने लगी। बच्चे ने अपना मुंह खोला और धीरे से अपनी माँ को पुकार कर कहा, मम्मा। हालांकि वो बड़ी छोटी थी, उसकी आवाज बड़ी भारी थी। वो शब्द का उच्चारण ठीक से नहीं कर पा रही थी। फिर भी पायल बड़ी खुश थी। उसने एक्साइटेड होकर समर से कहा, समर, क्या तुमने सुना? बच्चे ने मुझे मम्मी कहा। उसकी आवाज जटिल और भावनाओं से भरी गई थी। इसके बाद पायल ने बच्चे को देखकर कहा, बेबी, मुझे फिर से मम्मी कहो। उसकी बात सुनते ही बच्ची ने अपना मुंह खोला और चिल्लाई, मम्मी मम्मी। और धीरे धीरे उसका शब्द भी सब होने लगा था। वहीं समर को पायल से थोड़ी जलन हो रही थी। वो बच्चे का पापा था, लेकिन बच्ची उसे पापा नहीं कह रही थी। समर बच्चे के पास गया और उसने नाक पर जोर से थपथपा कर कहा, सीमू, पापा बोलो। बच्चे ने बड़ी बड़ी आंखें से दो काले मोतियों जैसी उसने पलकें झपकाई और शख्स समर को देखा, जैसे वो पूछ रहे कि अजनबी कौन है, उसकी नाक क्यों दबा रहा है। तभी यह दृश्य देखकर हिमांशी हंसकर बोली, हाँ हाँ जीजू, क्या आपने देखा? बच्ची आपको पसंद नहीं करती, आपने उसे गुस्सा दिला दिया। और हिमांशी पेट पकड़कर हंसने लगी। उसकी बात सुनकर समर ने अपनी आंखें घुमाई और थोड़ी निराशा भरी आवाज में कहा, हिमांशी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? आगे से हिमांशी ने भौहें चढ़ाकर कहा, जीजू, आप मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा व्यवहार नहीं करते। आज मुझे शॉपिंग के लिए नहीं ले जाते, नहीं मुझे पैसे देते। आप भी मुझे कैसे डराते हो? उसकी बात के जवाब के लिए समर के पास कोई शब्द नहीं था। तभी काले पीले ने हास्यपूर्ण ढंग से कहा, हाँ समर, मैंने भी कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी बेटी तुम्हारे साथ ऐसा करेगी। अपने आप को देखो, तुम्हारा चरित्र बड़ा खराब है। उन दोनों की बात सुनकर समर गुस्से से भर गया था। हालांकि समर ने हिमांशु को मारने की हिम्मत नहीं की, लेकिन वो काले पिल्ले को तो मार सकता था। गुस्से में समर ने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया, काले पिल्ले के सिर पर थप्पड़ मारा, जिससे उसका सिर लाल हो गया और सूज गया। यह सब देखकर आकाश पक्षी सांप हंस रहा था, लेकिन समर की गुस्से भरी आंखें देखकर उसने तुरंत अपना मुंह ढक लिया। इसके बाद समर ने चिंता भरे स्वर में पायल से कहा, पायल, हमारी बेटी मेरी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही? मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसके बाद सुनकर पायल हंसी और उसने धीरे से कहा, बहुत समय हो गया जब से बच्ची ने तुम्हें आखिरी बार देखा था। शायद वो तुम्हारे प्रति अलगाव महसूस कर रही है। अगर तुम उसे कोई गाना सुनाओ जो तुमने पहले भी सुनाया है तो वो याद कर लेगी। समर ने तुरंत एक्साइटेड होकर कहा, मुझे क्या गाना चाहिए? मैंने अभी ट्विंकल ट्विंकल गाया, क्या मैं दोबारा वही सुनाऊं? पायल ने सिर हिलाकर उसकी बात का जवाब देकर कहा, उसका पसंदीदा गाना लिटिल एप्पल है। तुमने पहले भी उसे सुनाया था। बच्चे ने पहले दिन जो धुन सुनी थी वो उसे याद होगी। उसके साथ बच्चे को प्यार भी होता है। उसकी ये बात सुनकर समर ने सिर हिलाया, भावुक होकर गाना शुरू किया। मैंने एक बीज बोए जो अंततः फल लाया।
आज एक महान दिन में मैं आपको तारे देता हूँ। तुम मेरे छोटे सेब हो। मैं तुम्हें कभी भी बहुत ज़्यादा प्यार नहीं कर सकता। तुम्हारा लाल चेहरा मेरे दिल को नरम करता है। मेरे जीवन में आग 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 कुछ जलाता है। समर को लिटिल एप्पल गाता देखकर काला पीला और आकाश बख्शी सांप ने मुंह ढक लिया। चुपचाप अपनी हंसी कंट्रोल करने लगे। समर जो आत्महन एम्पर लेवल के हाफ स्टेज का फाइटर था, आत्म साधना की दुनिया में फेमस था। वो बच्चों को सुना रहा था। वहीं बच्चे ने समर का गाना सुना। अचानक उसे कुछ याद आ गया। बच्चे भी हाथ हिलाकर गाना सुनने लगे। उसको अपने गाने पर रिएक्ट करता देखकर समर खुशी से बच्चे के पास गया और बोला, बेबी, क्या तुम्हें याद है मैं तुम्हारा पापा हूँ? बच्चे ने आगे से धीरे से बदबुदाकर कहा, अच्छा लगा। समर की आंखों में खुशी की झलक आ गई। उसने थोड़ा सा खुश होकर कहा, बेबी, अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊं तो मुझे पापा कहो। तभी बच्चे ने कहा, पापा। अपने बच्चे को पापा कहता सुनकर समर और भी ज्यादा खुश हो गया। वो बच्चों की तरह नाचने लगा। यह उसके लिए ज्यादा खुशी का पल था। समर खुशी से खुद को बुदबुदा कर बोला, मेरी बच्ची मुझे पापा कह रही है, वो मुझे पापा कह रही है दोस्तों। उसको ऐसा रिएक्ट करता देखकर हिमांशु ने अपना माथा थपथपा कर कहा, अरे जीजू, आप इतने खुश कैसे हैं? उसने आपको सिर्फ पापा कहा है ना? समर ने उसे घूर कर कहा, तुम्हें इसके बारे में क्या पता? तुम तो खुद बस एक बच्ची ही हो। ये कहकर उसने अपनी बेटे को उठा लिया, फिर गले लगा, बेबी, डैडी तुम्हारे लिए गाते रहेंगे। तुम बस छोटे से सेब हो और मैं तुम्हें कभी ज्यादा प्यार नहीं कर सकता। समर गा ही रहा था, उसका फोन बज उठा। समर ने देखा कि कॉल स्वाति का था। उसने कॉल अटेंड करके कहा, समर, हाल ही में इंडिया आत्म साधना की दुनिया में अराजकता फैल गई। टाइगर ग्रुप से हजारों आत्म साधक इंडिया में आए हैं। हमने अपनी तकनीकें और खजाने खो दिए। हमें एक लीडर की जरूरत है। उसके बाद सुनकर समर ने थोड़ा हैरान होकर पूछा, आत्म साधना की दुनिया का लीडर? इससे मुझे क्या लेना देना है स्वाति? स्वाति ने समझा कर कहा, हम गठबंधन के लिए एक लीडर का चयन करने जा रहे हैं। एंशिएंट काल में एक मार्शल आर्ट गठबंधन के मास्टर की तरह ये लीडर इंडिया में हर आत्म साधक का कमांड संभालेगा, उसका नेतृत्व करेगा। मुझे आशा है कि आप मीटिंग में भाग जरूर लेंगे। आत्म साधकों की दुनिया का लीडर बनेंगे। ये मीटिंग 3 दिन बाद मुंबई में होने वाली है। उसकी बात सुनकर समर ने सिर हिलाया। जवाब देकर कहा, मिस स्वाति, 3 दिनों बाद मैं मुंबई आ जाऊंगा। और यह कहकर उसने फोन काट दिया। तभी पायल ने समर की तरफ देखकर पूछा, समर, क्या तुम मेरे और बेटे के साथ थोड़ी देर और नहीं रह सकते? समर ने कहा, मैं केवल कुछ दिनों के लिए ही रुक सकता हूँ। 3 दिन बाद मुझे इंडिया के आत्म साधकों के सम्मेलन में जाना है। समर जानता था कि वेस्टर्न आत्म साधकों द्वारा किया जा रहा नरसंहार को रोकना उनका कर्तव्य था। इसके बाद समर पूरे दिन पायल और बच्चे के साथ रहा। रात के 8:10 पर समर काले पीले आकाश बख्शी सांप को लेकर वर्मा होटल चला गया। चलते चलते काले पीले ने उससे एक्साइटेड होकर कहा, हम कियारा से मिलने वाले हैं और उसके बड़े हुए नूडल्स खाएंगे। उसी समय आकाश बख्शी सांप ने अपनी पूंछ से मारकर कहा, मुझे वो नूडल्स अच्छे नहीं लगते, मैं तो फैन फ्राइड खाऊंगा। दो देवीय जानवर नूडल्स के कटोरे के लिए लड़ रहे थे। अब कियारा के नूडल्स के वो दीवाने हो चुके थे। तभी गौरव, जो वर्मा होटल के बाहर टहल रहा था, उसने जैसे ही समर को देखा एक्साइटेड होकर उसके पास आकर कहा, समर भाई, आखिरकार हम मिल गए। मैं खुशी से फूला नहीं समा रहा। तभी समर ने गौरव वर्मा के फूले हुए पेट की तरफ इशारा करके कहा, यंग मास्टर गौरव, तुम तो बहुत मोटे हो गए। आगे से यंग मास्टर गौरव ने अजीब तरीके से हंसकर कहा, हाँ समर भाई, मुझे कितने बिजनेस लीडर डिनर में जाना पड़ता है। मैं रोज पीता हूँ और जाहिर है मोटा तो हो जाऊंगा ना। समर की वजह से अब वो वर्मा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का सीईओ बन चुका था। उसकी कुल संपत्ति अरबों में थी। समर भारद्वाज परिवार के पर्दे के पीछे का हेड था, इसलिए इंडिया का सबसे अमीर व्यक्ति था, लेकिन वो अपनी पहचान छुपा कर रखता था। समर ने बोहें चढ़ाकर कहा, यंग मास्टर, कम पियो और कम बिजनेस मीटिंग्स में जाया करो। जो लोग तुम्हें वाइन पिलाते हैं, जो तुम्हारी चापलूसी करते हैं, वो जानबूझकर तुम्हें वाइन पिलाते हैं ताकि तुम्हारा शरीर जल्द ही काम छोड़ दे। अगर तुम्हारा शरीर काम नहीं करेगा तो उनके साथ तुम्हारे रिश्ते का कोई मतलब भी नहीं रहेगा। ये कहकर समर ने गहरी सांस ली और आगे कहा, गौरव वर्मा, तुम अभी बहुत मोटे हो गए हो। अगर तुम ऐसे ही वाइन पीते रहोगे तो तुम्हें जल्द ही लीवर कैंसर भी हो जाएगा। उसके बाद सुनकर गौरव वर्मा के चेहरे के भाव बदल गए। उसने घबरा कर कहा,
समर भाई, मेरी फैटी लिवर की बीमारी बड़ी गंभीर है और हॉस्पिटल का इलाज भी नहीं कर सकते। अब आपको मेरी मदद तो करनी ही होगी ना। समर ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, मैं जल्द ही तुम्हारे शरीर में अतिरिक्त फैट को फैलाने और तुम्हें फिर से स्वस्थ बनाने के लिए एक्यूपेंचर का ट्रीटमेंट करूंगा। वो दोनों बात कर रहे थे। उसी समय होटल के सामने चार खूबसूरत अटेंडेंस लड़कियां खड़ी थी। उन्होंने गौरव वर्मा को प्रणाम करके कहा, हेलो सीओ सर। आगे से गौरव वर्मा ने समर की तरफ इशारा करके उन सभी से कहा, देखो ये मेरे बड़े भाई हैं मिस्टर समर। वो मेरे सीनियर हैं और जब वो होटल में आएंगे तो उनके लिए सभी सेवाएं निःशुल्क होगी। वो सर्वोच्च प्राथमिकता वाले गेस्ट हैं। गौरव वर्मा की बात सुनकर चारों अटेंडेंट्स चौंक गई। उन्होंने समर को भी प्रणाम किया और उसके बाद काले पिल्ले आकाश बख्शी के साथ समर अंदर चला गया। काले पिल्ले के भौंकने की आवाज होटल के लॉबी में बेमेल लग रही थी। आसपास के लोग समर और उसके साथ चल रहे कुत्ते को देखकर हैरान थे। उनमें से कुछ लोगों ने आलोचना करके कहा, अरे ये वर्मा होटल एक 7 स्टार लग्जरी होटल है, ये लोग इस बदसूरत कुत्ते को अंदर क्यों आने दे रहे हैं। उन सभी की बातें सुनकर काला पीला क्रोधित हो गया। उसने गुस्से में सिर हिलाकर कहा, धिक्कार है इन लोगों पर, इनकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बदसूरत कुत्ता कहने की। वहीं उधर उन लोगों की बातचीत सुनकर होटल की मैनेजर अंदर आई, जो एक खूबसूरत महिला थी। उसने उन चारों अटेंडेंट्स को घूर कर कहा, क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं बताया, कुत्तों को हमारे होटल के अंदर आने की अनुमति नहीं, तुरंत इसे बाहर फेंको। इससे पहले कि वो चारों उसकी बात का जवाब देती, उनके पीछे चल रहे गौरव ने आकर कहा, इन अटेंडेंट्स को परेशान मत करो, मैंने इन्हें कुत्ते को अंदर लाना अलाउड किया है, इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हें क्या कहना है। मैनेजर ने मुड़कर देखा उस आवाज की तरफ तो सामने गौरव वर्मा खड़ा था। वो तुरंत गौरव के पास गई और झुककर बोली, सीओ सर, आप यहाँ। लेकिन गौरव ने रूखे अंदाज में कहा, मुझे तुम्हारे अभिवादन की जरूरत नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि तुम इस काले पिल्ले को अंदर नहीं जाने दे रही हो। मैनेजर ने सिर हिलाकर कहा, जी सीओ सर, होटल्स के रूल्स कहते हैं कि जानवरों को अंदर लाने की इजाजत नहीं। उसकी बात सुनकर गौरव वर्मा का चेहरा ठंडा पड़ गया। उसने ठंडे स्वर में कहा, तुम किस तरह के मैनेजर हो, क्या तुम नौकरी से हाथ खोना चाहती हो। ये काला पीला मेरे बड़े भाई समर का कुत्ता है। अगर बड़े भाई समर को होटल भी चाहिए तो मैं उन्हें दूंगा। तुम उनके कुत्ते को रोकने की कोशिश कर रही हो। मैनेजर का यह सुनते ही चेहरा बदल गया। वो समझ गई कि काले पीले और उसके बॉस के पीछे का युवक बड़ा बैकग्राउंड मजबूत वाला है। मैनेजर ने तुरंत समापर्थी भाव के साथ झुककर प्रणाम करके कहा, सीओ सर, मुझे खेद है, मुझे एक बार माफ कर दीजिए। आगे से मैं मिस्टर समर का ध्यान रखूंगी, उनको कोई परेशानी नहीं होगी। गौरव वर्मा ने समर की तरफ इशारा करके कहा, तुम मुझसे नहीं, माफी उनसे मांगो। अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो ठीक, वरना चुपचाप यहां से चले जाना। उसकी बात सुनते ही सुंदर मैनेजर समर के सामने आए और उसने सम्मान पूर्वक झुककर कहा, मिस्टर समर, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने अभी जो किया वो गलत था। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया। उसने काले कुत्ते की तरफ इशारा करके उस मैनेजर से कहा, इससे माफी मांगू, अगर ये तुम्हें माफ कर देगा तो कोई दिक्कत नहीं, वरना यहां से निकल जाना। उसकी बात सुनकर सुंदर मैनेजर का चेहरा बदल गया। उस युवक ने उसे एक कुत्ते से माफी मांगने के लिए कहा और यह बड़ी अपमानजनक बात थी। वह अभी भी सोच रही थी कि गौरव वर्मा ने ठंडे स्वर में कहा, अगर तुम कुत्ते से माफी नहीं मांगना चाहती हो तो तुम होटल छोड़कर जा सकती हो। सुंदर मैनेजर का चेहरा बदल गया। उसकी आंखों में डर छा गया और वो समझ गई कुत्ता युवक और गौरव वर्मा दोनों के दिलों में बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कुत्ते से भी तुलना नहीं कर सकती। सुंदर मैनेजर ने अब ज्यादा देर नहीं की और वो काले पिल्ले के सामने आई और उसने माफी मांगकर उसे तारीफ करके कहा, प्यारे पिल्ले, प्लीज मुझे माफ करना, मुझे तुम्हें काला और बदसूरत नहीं कहना चाहिए था। तुम वास्तव में प्यारे हो और मैं तुम्हें सचमुच पसंद करती हूँ। वो मैनेजर होशियार थी। वो जानती थी कि गौरव वर्मा कुत्ते और उसके मालिक को इम्पोर्टेंट मानते हैं। अगर वो उसके साथ अच्छे रिश्ते बनाएगी तो फायदा होगा। लेकिन आगे से काले पिल्ले ने सिर हिलाया, उसकी माफी स्वीकार नहीं की, बल्कि वो उसके पास गया और उसे चूम लिया। सुंदर मैनेजर हैरान और उलझन में थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि एक कुत्ता उसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। वहीं चारों अटेंडेंट्स भी दंग रह गई, खिलखिलाकर हंसने लगी। वहां पर समर खड़ा था, अवाक रह गया। उसने अपनी आंखें घुमाकर मन ही मन में कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि काला पीला इतना गंदा होगा, मैनेजर का फायदा उठाएगा। उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। वो चुपचाप वहां से आगे की तरफ चल पड़ा और वो इस मैनेजर से नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। तभी आकाश बख्शी सांप ने अपनी पूंछ हिलाकर कहा, बेशर्म बेशरम बेशरम, एक सुंदर लड़की का फायदा उठाकर तुम्हें शर्म आनी चाहिए।
तुम सचमुच बड़े बेशर्म हो। लेकिन काला पिल्ला बड़ा ही शर्मिंदा नहीं था। उसने अपनी पूंछ हिलाई और समर के साथ चलने लगा। तभी समर ने हाथ हिलाकर कहा, चलो रूम में चलते हैं, कियारा अभी भी हमारा इंतजार कर रही होगी। और अपने साथियों के साथ लॉबी से बाहर निकल गया। दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। कल सुनेंगे 100 एपिसोड नंबर 84। कहानी को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करते रहें।